जाइए, दोनों संभावना है। दूसरा तो पहला तो खुद के जो है जीवन की रक्षा हो जाती है, और दूसरा ये होता है कि अब वो तमाम तरीके से अपने आप को डिफेंड कर सकता है। अगर कोई उसके ऊपर अटैक होता है तो वो छिपा रह सकता है। तीसरा, जब वह खाना सुरक्षित कर लेगा तो सामूहिकता धीरे धीरे बढ़ेगी। क्यों सामूहिकता बढ़ेगी? क्योंकि अब उसे अपने द्वारा रखे गए खाने को डिफेंड करना है औरों से, तो सामूहिकता की वृद्धि होगी। तीसरा ये हो गया। चौथा क्या होगा? सुरक्षा की भावना आपने बढ़ा दी, सामूहिकता की वृद्धि हो गई, और कल्पनाशीलता, बात समझ में आ रही है? जी सर, जी सर, यस सर। और तार्किकता में, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, में वृद्धि होगी। तो अब ये तीसरा स्तर तक आ गया। अब यहीं से ये मानिएगा कि मनुष्य का जीवन प्योर नॉनवेज से शुरू हुआ था, लेकिन तब जो है चिकन करी वगैरह नहीं बनती थी। अब तीसरा जो दायरा उसका आएगा भोजन उत्पादक की। अब हो सकता है कि कभी भोजन जो है संग्रहित जो किया वह उसके लिए पर्याप्त पड़े या न पड़े उस क्षेत्र में हो। अब जब भोजन उत्पादकता आई तो निश्चिंतता जो है बढ़ेगी, अधिकतम होगा, क्योंकि उसे पता है कि वह जो है ज्यादा जो है बेहतर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। सुरक्षा की भावना में और वृद्धि होगी। क्योंकि अब वह घने जंगलों से निकल करके वह किनारे की तरफ भी आ सकता है। अब जंगल उससे छूटने लगे। तीसरा, सामूहिकता में और वृद्धि होगी। सामूहिकता में और वृद्धि होगी। क्यों सामूहिकता में और वृद्धि हम करा रहे हैं? क्योंकि अनाज उत्पादन के लिए और अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। और चौथा, कुछ दिनों के जो है काम करने के बाद, आपसी बातचीत के बाद, अब यहां पर उसकी तार्किकता और कल्पनाशीलता और बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि एक तो उसने ये समझ लिया कि उसके दो हाथ के अलावा वह अपने आसपास में पड़ी हुई चीजों का इस तरह से इस्तेमाल कर सकता है कि जिसके जरिए उसके काम और अधिक आसान बन जाए। इसीलिए देखिए, मानवीय जीवन में पूरा पाषाण काल से नौ पाषाण काल तक आते आते आपने देखा था कि जो पत्थर वगैरह थे उनका साइज वगैरह बड़ा सटीक बैठने लगा था। बैठ रहा था कि नहीं बैठ रहा था? तो ये तार्किकता और कल्पनाशीलता अधिकतम पहुंच जाएगी। ठीक है ना? तो ये कहने के लिए, अब देखिए एक ही शब्द है, एक ही वाक्य जो है, उन्होंने पूरा वाक्य भी नहीं किया, एक वाक्यांश है कि आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। लेकिन देखिए कि इन एक वाक्यांश में इतिहास की कितनी लंबी गाथा गा दी गई। पूरा पाषाण से लेकर के नौ पाषाण काल तक जो है पूरा जो है उन्होंने गाथा गा दिया। ये मैं मिटा दूं? यस सर। अब आइए, ये तुषार की जो रेलगाड़ी यात्रा पर बात कर रहे हैं, तो ये कहते हैं कि पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी, और बस तो जो है कुछ दिनों बाद आए। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो वो यात्रा नहीं करते थे क्या? क्या अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता देते थे? ऐसा नहीं था।
मूवमेंट कम हुआ करते थे। समय के साथ मनुष्य की रफ्तार बढ़ती गई। जब मैं नन्हा मुन्ना बालक था और तब 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में मुझे करीबन 4 घंटे का समय लग जाता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, अब मुझे 300 किलोमीटर का सफर तय करने में उत्तर प्रदेश में 3 घंटे का समय लगता है। कि 300 किलोमीटर में 3 घंटे में पार कर जाऊंगा। फिर एक ऐसा भी वक्त आएगा धीरे धीरे और टेक्नोलॉजी विकसित करेगी कि मैं वो 300 किलोमीटर 1 घंटे में जो है ट्रैवल करूंगा। और अगर धरती बची तो ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे बटन दबाऊंगा, मेरे जो है मैं कुछ जो है तरह के जो है डेटा में तब्दील हो जाऊंगा और दूसरी तरफ जो है कोई प्रिंटिंग मशीन जैसी चीज रहेगी, उधर पर जो है मैं पूरा जो है 3D प्रिंट होकर के मैं निकल जाऊंगा, यानी कि पलक झपकते इधर से मैं उधर हो जाऊंगा। और यह संभव है, इस पर मानवीय सभ्यता काम कर रही है। लेकिन ये जो भ्रमणशीलता है, ये जो घुमक्कड़ई है, यह घुमक्कड़ई समय के साथ लोग तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जाने तो लगे हैं, लेकिन वो जो फक्कड़पन था, एक होता है घुमक्कड़पन और एक होता है फक्कड़पन। पहले के जमाने में क्या होता था कि झोला उठा करके लोग चले जा रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह। आज की तारीख में लोग काम के सिलसिले में भागते हैं, तीर्थ यात्रा भी लोग करने जाते हैं तो टाइम देख लेते हैं कि भैया महाराज के दर्शन मिले न मिले, मैनेजर के दर्शन सोमवार को जरूर मिल जाने चाहिए। महाकाल से तो चलो अगले साल मुलाकात हो जाएगी, लेकिन ऑफिस में मैनेजर से मुलाकात जो है सोमवार की सुबह हो जानी चाहिए। सही बात बोल रहा हूं ना? यस सर। मैनेजर के सामने पूरा क्या करें? छुट्टियां जब ज्यादा हो जाती सर तो दिक्कतें हो जाती थोड़ी। छुट्टियां ज्यादा नहीं, अभी तो आप बहुत छुट्टी नौकरी कर रहे हैं ना, वो नहीं कहते हैं कि फुटकरिया नौकरी अभी कर रहे हैं, अभी तो शुरुआत हुई है। yes. अरे बड़े बड़े कारपोरेट घराने में हम ही को एक कोचिंग से बुलावा आया, बोले कि साहब 17 या 18 तारीख में आ जाइए, आपको पढ़ाना है। हमने कहा भैया हम नहीं आ पाएंगे 17-18 में, आप 20 के बाद लगाइए। तो बोले सर फिर रहने दीजिए, हम किसी और से पढ़वा लेते हैं, आपको अब अगले बैच में बुलाएंगे। अब मेरे सामने 2 विकल्प, या तो हम घुटने टेक दें, आया अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, कह गए दास मलूका सबके दाता राम। अरे तुम न दोगे तो क्या खाए भी ना मर जाएंगे, हमारी फक्कड़ई रहने दो, हमारा क्या है, हम तो फकीर ठहरे, झोला उठा के चल देंगे, बिना किसी को लूटे, बिना देश बेचे। ये एड ऑन मेरी तरफ से रख लीजिएगा आप लोग। लेकिन बांध देते हैं क्लिप आपके, ये कारपोरेट सेक्टर क्या करता है, ये आपके पंखों में क्लिप पहना देता है। टारगेट अचीव करना होता है, वो नहीं हुआ तो बाहर कर देंगे। खासतौर से जो मार्केटिंग वाले हैं, लेबर लॉ कहता है कि 8 घंटे से ज्यादा, भाई और बहनों, 8 घंटे से ज्यादा किसी से काम नहीं लिया जा सकता। लेकिन आज की तारीख में कारपोरेट सेक्टर में 12-12, 14-14 घंटे काम लिया जा रहा है।
लड़कों को तो छोड़िए, लड़कियों से काम लिया जा रहा है। यह कहा गया कि जब तक बहुत आवश्यक न हो और सुरक्षा के समस्त उपाय न कर लिए जाएं, आपके देश का श्रम कानून कहता है लड़कियों को सूरज ढलने के बाद देर रात रोकना गलत है। लेकिन देश का बनाया हुआ सारा कानून इन धन्ना सेठों, इन पूंजीपतियों के आगे बेकार पड़ा है। बेकार पड़ा है कि नहीं पड़ा है, आप लोग बताइएगा। सर सही कह रहे सर आप, बिल्कुल सही बात। सर इस समय लेबर कानून का कहीं भी यूज ही सर उस हिसाब से नहीं हो रहा है, क्योंकि हर जगह सर 12 घंटे से कम नौकरी नहीं करवाते हैं। और अगर 12 घंटे नौकरी कराना है मेरे भाई, तो उस पर भी कानून है कि बिना कर्मचारी की मर्जी के नहीं होना चाहिए, और उस पर उनको बोनस अलग से दिया जाना चाहिए। यहां सैलरी नहीं दे रहे हैं लोग, बोनस की तो बात भूल जाइए। अब मानवीय परिस्थितियों में लोगों को काम करना पड़ रहा है। क्यों मानवीय परिस्थितियों में मैं जब निकलता हूं सड़कों पर तो देखता हूं, क्या देखता हूं भैया, रात को 2 बजे 2:30 बजे कल दिल्ली में बारिश हो रही थी, और उस बारिश के दौरान का यह दृश्य था। मैं आपको बता देना चाहता हूं, स्विगी या जोमेटो वाला कोई था, ये जो बाइक डिलीवरी वाले हैं, भीगता हुआ बेचारा, एक हाथ से मोबाइल छिपाते हुए, सोचिए सड़कें गीली हैं, दनादन कारें भाग रही हैं, वह अपना जो है रोड खोजते हुए जा रहा है, एड्रेस खोजते हुए जा रहा है। उसके पास कोई उपाय नहीं है, वो एक हाथ से बाइक चलाने के लिए दिल्ली की गीली सड़कों पर बाध्य कर दिया जाता है। कहते हैं कि किसने कहा तुमको, क्या इसके पहले सब इंजीनियर थे, सब डॉक्टर थे, सबके घरों में जो है सब IAS कलेक्टर थे? अरे नहीं थे भैया, लेकिन छोटे छोटे रोजगार सुरक्षित थे। आज कहते हैं ये देखिए हमारे शहर में लुलु मॉल खुल गया, इतना बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल गया, अमेजॉन का ब्रांड आ गया। अरे भैया पहले हमारा गांव जो था वो अपने आप में अमेजॉन का ब्रांड था। मेरे गांव में मेरी जरूरत की हर एक चीज 4 दुकानों में खोजते थे तो मिल जाते थे। लेकिन आज की तारीख में उन छोटे छोटे दुकानदारों को, छोटे छोटे हलवाइयों को, उन छोटे छोटे पकौड़ी बेचने वालों को पूरी तरह से खत्म कर देने का काम इस कल्चर ने किया है, और लोग विवश हैं। अब सरकार ने इनकी जमीनें उद्योगपतियों के हित के लिए छीन करके 12-12, 8-8 लेन की सड़कें बना दी, और कहते हैं कि हमने विकास कर दिया। विकास नहीं साहब, विनाश कर दिया। जिन लोगों की 4-4 पीढ़ियां उन खेतों से खा रही थी, 2 वक्त की रोटी भी जुटा पा रही थी, आपने उनको करोड़ों का जो है कैश मनी दे दिया। कैश मनी रुकता नहीं है, वो फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं है, वो खत्म हो जाते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं। और उन पर उद्योगपतियों की गाड़ियां दौड़ती हैं। हेमंत बाबू, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर निकल जाइएगा, दिन दहाड़े लोग लूटे लिए जा रहे हैं। उतनी चौड़ी सड़कों पर करोड़ों करोड़ रुपए लगा करके जो सड़क बनाई गई है, कितने गरीबों को चलते हुए आपने देखा है। रोडवेज की बसें तक नहीं चल रही, आज 5 साल हो गए। दोपहर में सन्नाटा गूंजता है। लोग समझते हैं विकास हो गया, विनाश हो गया, क्योंकि जहां पर वो काली काली डामर बिछाई है, कुछ दिन पहले वहां पर प्रकृति मां की धानी चुनर लहराया करती थी। बर्बाद कर दिया पूरा। खरीद करके किसानों के बच्चों की भविष्य उद्योगपतियों के लालच की काली डामर बिछा दी, और इस वजह से उनको जो है भटकना पड़ रहा है। और जब उनके पास रोजगार के अवसर सीमित हो गए, तो अब उनको उद्योगपतियों के यहां गुलामों जैसी स्थिति में गुजारना पड़ रहा है। लोग पूछते हैं कि क्या किया जा सकता है।
एक प्रश्न आया मेरे सामने कि क्या किया जा सकता है। आप वस्तुतः कुछ नहीं कर सकते। यू रियली कांट हेल्प दिस सिचुएशन। आप किसके पास जाएंगे? जो जज बैठे हैं वो भी इन्हीं उद्योगपतियों की दया दृष्टि के लिए ललचाए रहते हैं। इन उद्योगपतियों की जो गुलाम सरकारें हैं उनकी दया दृष्टि पर ये न्यायालयों के जज हैं कि रिटायरमेंट के बाद हमको भी राज्यसभा की सीट मिल जाएगी, नहीं तो किसी आयोग का अध्यक्ष वगैरह बना दिया जाएगा, नहीं तो हमारे बेटे को सरकारी वकील वगैरह बना दिया जाएगा। वह उनका कैरियर सेट करने में आपके कैरियर को मटिया मेट कर दे रहे हैं। What you can do really in this situation? Upgrade your skills. Every day, every time you have to upgrade your skill. Otherwise, गवर्नमेंट को अपने वोट की ताकत का अंदाजा चलने दीजिए। आइए साहब, प्रारंभिक मानव वे क्यों घूमते थे? तो ये कहते हैं कि हम लोगों ने ये तय किया था कि इस उपमहाद्वीप में, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, उसमें तकरीबन 20 लाख साल पहले लोग रहा करते थे। और वो जो लोग 20 लाख साल पहले रहा करते थे उन्हें हम आखेटक और खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। वे शिकार करते थे तो सारा खा नहीं जाते थे बल्कि कुछ बचाते थे। शुरू में खाद्य संग्रहण की जो है स्थिति कम थी, लेकिन धीरे धीरे आया। और आखेटक मतलब शिकार करना और भोजन को जो है अपने पास सुरक्षित जुटाना, इसी को कहते हैं आखेटक खाद्य संग्राहक। और ये नाम क्यों पड़ा था? भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इनका नाम दिया गया था। खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे। इसके कई कारण थे। तो क्यों घूमते थे? पहला कारण यह था कि अगर वे एक दिन एक ही जगह पर ज्यादा दिन तक टिकेंगे तो क्या करेंगे? पौधों फलों और जानवरों को खा करके समाप्त कर देते थे। इसलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। और यही हुआ कि मानव अगर एक क्षेत्र में विकसित हुआ तो वह फैलता चला गया। मानव का पेट, इंसान का लालच, या ऐसे कह दीजिए, इंसान का पेट अंधा कुआं है। इसको जो दीजिएगा ये सब खा जाएगा। दूसरा कारण कि ये शिकार करते थे और बाद में जब ये जानवर पालने लगे तो जानवर पालने के बाद ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगे। उनका चारा ढूंढते थे और इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी कई बार जो है इनके पीछे जाया करते थे। तो कई बार जब उन्होंने जानवर जो है पालना शुरू कर दिया होगा, मवेशी का मतलब क्या होता है? मवेशी प्रायः इसको पालतू गाय, बैल, भेड़ आदि के संदर्भ में ही लिया जाता है ना? तो इनकी रक्षा करना भी इनका दायित्व था। अगर इनको लगता था कि कोई जो है भेड़िया, कोई शेर, चीता, बाघ वो लगातार अटैक कर रहा है तो वो फिर अपनी जगह से वो पीछे हट जाया करते थे, तो ये दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए जानवरों का शिकार करने वाले लोग, अच्छा जो लोग जानवरों का शिकार करते थे वो भी धीरे धीरे पीछे हटते थे, आगे बढ़ते थे। तो मूवमेंट इसलिए जो है खाने के चक्कर में ही अगर आप देखिए तो बढ़ते थे। तीसरा कारण कि पेड़ पौधों और फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं और अलग अलग क्षेत्र में जो है इन मौसमों का प्रभाव अलग अलग होता है। तो जैसे कि बाढ़ वाले क्षेत्र से ये जो है बारिश के दिनों में हटेंगे, लेकिन गर्मी के क्षेत्रों में जो सदा नीरा जो जगहें होंगी उस ओर ये लोग बढ़ेंगे भी।
दोनों ही चीज होगी। और चौथा, नो डाउट, पानी की तलाश। पानी की तलाश में लोग एक जगह से दूसरी जगह पर भटका करते थे। ठीक बात है ना? तो ये कई कारण था कि जिसकी वजह से आरंभिक जीवन का जो मनुष्य था वो भटक रहा था। अब इनकी जानकारी कैसे मिलती है? तो जानकारी के लिए जो है, जाहिर सी बात है कि उस जमाने की लिखित चीजें आज की तारीख में मौजूद नहीं है, है ना? उस जमाने की लिखित चीजें आज की तारीख में मौजूद नहीं है। तो ये क्या करते थे कि इनमें से जो पुरातत्वविद लोग हैं, इनमें से नहीं, आज की तारीख में जो पुरातत्वविद हैं, पुरातत्वविद क्या हैं? जो इतिहास का अध्ययन प्राचीन वस्तुओं आदि के आधार पर करते हैं। पुरातत्वविद इतिहासकार जरूर होगा, लेकिन प्रत्येक इतिहासकार पुरातत्वविद नहीं होगा। यह बात समझ में आ रही है? मैं कैसे बोल रहा हूं इस बात को? जी सर। वैसे भी अगर आप पुरातत्वविद को तोड़िए तो पूरा शब्द का मतलब हो जाता है पुराना, तत्व शब्द का मतलब हो जाता है वस्तु, और विद का मतलब जानकार। तो ये पुरातत्व विद शब्द कुल मिलाकर के बना हुआ है। बना है कि नहीं बना है? जी सर, बना। जी सर। ठीक है ना? अब ये कहते हैं कि इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया गया। वो ये कहते हैं कि पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हों, हड्डियों के भी मिल जाते हैं, है ना? तो इनका उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया गया है। कुछ के साथ हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। मुट्ठे समझते हैं आप सभी लोग? गठरी से। मुठ शब्द से मतलब क्या होता है? बेंत सर जो लगाते हैं। बेंत, यस यस यस, बेंत शब्द। लेकिन बेंत को भी तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग बोला जाता है। अब जैसे धार्मिक क्लास से आउट हो गई, वरना डंडे को क्या बोल रहे हैं? पीटने वाले डंडे को ही बोलते हैं बेंत, जो थोड़ा मोटा सा होता है। और बताइए, मुठ शब्द से आप लोग क्या समझते हैं? किसी और की भाषा में कई जगह अलग अलग जगहों से आप लोग हैं। अब यहां पर तो जो है संदीप भी मुठ का मतलब बेंत ही बोलेंगे, है ना? लेकिन बेंत अपने आप में एक तरह का प्राकृतिक लकड़ी होती है जिसका कि उपयोग फर्नीचर बनाने में बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। सही कह रहा हूं? जी सर। तो आपकी तरफ मुठ को क्या बोलते हैं हेमंत? नहीं बोलते ही नहीं, आपको मुठ की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। सुल्तानपुर साइड से है ना? जी सर। वहां पर भी बेती बोलते हैं यार, और जी सर। मुठ ही शब्द बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। यस सर।
प्रीति जैसी जो है प्रो अर्बन प्रजाति के लिए तो इनका पालन नहीं पड़ा होगा कभी खुरपी और फावड़े से। सर फावड़ा चलाया भी है। अच्छा 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 अच्छा, तो फावड़े से क्या किया था? पेड़ काटा था तुमने? नहीं सर, वो एक बगल वाली आंटी के प्लॉट से मिट्टी काटी थी। जंगल मिट्टी में। अरे बेटा, तो फावड़ा, टांगी और आरा में क्या अंतर बता सकती हैं आप? सर फावड़ा होता है जो, मतलब उसमें एक प्लेट जैसी लगी रहती है। टांगी और और टांगी जो कुल्हाड़ी होती है सर। हाँ हाँ हाँ, और टांगी मतलब कौन सी? कुल्हाड़ी, ठीक। आरा, आरी। आरी, आरी सर नाम तो सुना है मैंने, जिससे लकड़ी काटते हैं शायद। आरा का नाम सुना है? वो आरा बगलिया में बैठ के कोई जो है संकेत कर रहा है क्या कुछ? नहीं सर, ये मुझे पता है। वो अपने तरफ की बात बता रहे कि हमारे तरह से। तो ये मुठ लगा करके जो भाला और बाण, मतलब ये पकड़ मजबूत बन जाए उसके लिए लगाए जाते हैं। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी, है ना, तो लकड़ियां काटने के लिए जैसे कि आपका टांगा, कुल्हाड़ी, आरा या आरी, इन सब का प्रयोग किया जाता था। ठीक बात है ना? लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो जब कहते हैं कि लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए किया जाता था, तो अब ये किस युग के बारे में बात कर रहे हैं? नवपाषाण काल के बारे में, यानी कि तकरीबन ये समय काल जो बात कर रहे हैं वो आप कह लीजिए कि 25,000 से लेकर के 5,000 ईसा पूर्व के बीच का जो समय रहा है, यह उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? पकड़ में आ रही है बात? आप लोगों ने पढ़ रखा है, मैंने पाषाण काल आप लोग को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। क्लियरिटी है? आप कहिए कि ऐसे एक दो ठो और टीचर मिल जाए इतिहास पढ़ाने वाले कि गणित की तरह इससे भी नफरत पैदा हो जाए। नहीं, अब देखिए यहां पर दो जो है इन पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको जो गौर से समझिएगा। यहां पर ये जो पत्थर है इसका प्रयोग किस लिए किया गया है? तो ये देखिए यहां पर ये तस्वीर का ये हिस्सा अगर देखिएगा तो इस वाले हिस्से को इसने मुट्ठी में बांध रखा है और इसके जरिए वो खुदाई कर रहा है। तो ये किस तरह की चीज हो गई आज के जमाने में? खुरपी। हो गई कि नहीं हो गई? जी सर। यस सर। और यहां पर ये क्या कर रहा है कि जानवरों की खाल से वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। तो देखिए यहां पर ये जो है इसको पकड़े हुए, ये एक तरफ से हाथ ये कपड़ा जैसी चीज है या चमड़ा जैसी चीज है और दूसरे हाथ का सपोर्ट ये यहां पर दिया हुआ है, पहले हाथ का सपोर्ट यहां पर। तो ये क्या कर रहा है? ये कैसी चीज हो गई? ये सुई जैसी चीज हो गई। हो गई? ठीक है ना? अब रहने की जगह को जो देखिए, तो अब रहने की जगह कहां पर रहेगा? तो कोई भी अगर आप ही को जंगल में ले जाकर के छोड़ दिया जाए प्रीति, तो जंगल में आप किस तरह की जगह पर रहना पसंद करेंगी? आपको समय बिताना हो 2-4 महीना, तब तक जिंदा बच जाएंगे आप? नहीं सर। आपको डर लग रहा है कि तब तक आप जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे? हैं?
यह बात सही है। पर एक बात बताएं, परिस्थितियां बड़ी गजब की चीज होती हैं। कभी बचपन में लगता था कि हम अपने घर के बगैर नहीं रह पाएंगे, कभी ये लगता था कि हम अपने घर के बगैर नहीं रह पाएंगे। हाँ हेलो, बता। बताइए जरा, हमको हिस्ट्री पढ़ाने के लिए बता रहे हैं कि हमको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो हमको क्या लगता था बचपन में? बचपन में हमें यह लगता था कि साहेब घर के बगैर हम नहीं रह पाएंगे। 4 बजता नहीं था, 5 बजता नहीं था, सूरज ढलता नहीं था कि घर की याद बड़ी जोर से आती थी कि नहीं आती थी? हम सोचते थे कि बड़े हो जाएंगे, जब हम होंगे जवान, होंगे जाने कहाँ, घर के लिए हम करेंगे न जाने क्या क्या। जैसे ही जो है साहब मूछे तक जो है ढंग से आती नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों को तो जिंदगी भर मूछ नहीं आती है। संदीप ऐसे किसी को जानते हैं जिसको पूरी जिंदगी ही मूछ ना आई हो? ऐसा किसी इंसान को नहीं जानते आप? आपकी मम्मी? बताइए। वो तो जेंडर ही एक्सचेंज हो गया ना। तो इंसान ही तो बोला ना मैंने कब बोला कि आदमी की औरत? वो भी सही है। ऐसे दिमाग एकदम चौकन्ना रखना होगा, ठीक है ना? एकदम बाबा जी की तरह बैठ करके कथा सुनने से। अरे गिरिजेश सर के स्टूडेंट हैं आप यार, वो भी पूरा मौज में पढ़ाते हैं कि कूट देते हैं रह रह के? नो सर, कूटते नहीं है? नो, ऐसे मौज मौज के पढ़ाते हैं ना? जी सर। बढ़िया है। तो आइए साहब, जरा हम लोग पुरानी बात पर फिर से लौटते हैं। तो साहब मूछे ढंग से आती नहीं है और घर ही छूट जाता है। जिसको देख करके कभी लगता था कि इसके बगैर रात नहीं गुजरेगी, वो घर छूट जाता है। और इसमें सबसे दुविधाजनक स्थिति तो लड़कियों की होती है। अभी धार भी चली गई कि पूरी जवानी जिस घर में 20 साल, 25 साल, 26 साल की उम्र गुजारती हैं, फिर ब्याह करके किसी और घर में जाती हैं और वो सोचती हैं कि ये घर, ये अलमारी उनका है। आने के बाद उन्हीं के घर में उनकी माँ से लेकर के हर कोई उनको ये एहसास दिला देता है कि अब तुम मेहमान हो, ये अलमारी तुम्हारी नहीं रही, ये बेड तुम्हारा नहीं रहा, ये कोना तुम्हारा नहीं रहा। जिसकी जहां पर वो घर घर खेली थी, वहां की हर छाप उसकी मिटा दी जाती है। और ये कहानी लड़कों के साथ भी चलती है। तो ये कहना कि कल को हम जंगल में नहीं जी सकते हैं, ये बड़ी गजब की चीज है। परिस्थितियां ऐसी चीज हैं सब, माई बाप ये सब सिखा देती हैं कि नहीं सिखा देती हैं? जी सर। ये जीने का सलीका और सबब दोनों सिखा देती और बेहतरीन ढंग से सिखा देती हैं। इसी बात को जो है कि अगर आप अब इसी बात को कनेक्ट करिएगा कि अगर आपको जंगल में रहने के लिए कह दिया जाए
तो जंगल में सबसे पहली चीज आप जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि कहां पर पहले खाने पीने की चीजें आपको मिल पाएंगी, और दूसरी चीज कि उसके इर्द गिर्द सुरक्षित आप जो है रह पाएंगे। तो अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप चट्टानों की वो कंदराएं ढूंढेंगे जिनके किनारे की आप छिप पाएं, और दूसरे चरण में आप कहां जाएंगे कि नदी हो, पानी का स्रोत हो, और तीसरा जहां पर खाने के लिए कुछ हो। इसी को लेकर के जो प्रारंभिक मानव बसे वे ये कहते हैं कि कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। अब देखिए शुरुआती दौर में आपको इंसान कहां कहां मिल रहा है, थोड़ा और छोटा हो जा मेरे भाई, तो ये बुर्ज होम में मिल रहा है। बुर्ज होम आज कहां पड़ेगा, वर्तमान जम्मू एंड कश्मीर में। मेहरगढ़ पाकिस्तान में, चिरांद बिहार में, कोल्डेहवा और महागढ़ा कहां मिलेगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में। भीमबेटका कहां मिलेगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। दाउजली होर्डिंग कहां मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट। असम के पलटे से। आप मारेंगे भी तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा। असम यहां असम वहाँ है, यहीं है करके ना? जाते हैं। ये मणिपुर के आसपास का हिस्सा पड़ेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद नीचे आइए, और कौन कौन सी जगहें मिल रही हैं। इनाम गांव, इनाम गांव कहां पड़ेगा, गोदावरी नदी के तट पर है। बताइए बताइए बताइए। अच्छा देखिएगा इसमें भी ये जो लाल रंग से है, ये लाल रंग वाली जगह कौन सी है, पूरा पाषाणिक। जो नीला स्क्वायर है ये कौन सा है, नौ पाषाणिक। आई जो ग्रीन वाला है ये महापाषाणिक पुरा स्थल है, ठीक है। और ये आरंभिक गांव है ऐसे जो बनाया हुआ है, और ये आधुनिक नगर है। तो इनाम गांव किस जगह पड़ा, कौन सा जगह पड़ा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, दैट्स वेरी गुड। हुंसगी, कृष्णा नदी के पास में हुंसगी कौन सा जगह पड़ा, आज इस जगह पर भाइयों और बहनों बजरंग बली के जो है चरणों में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया होगा। बताइए कौन सी जगह है, कर्नाटका। कर्नाटका, वेरी गुड। कुरनूल गुफाएं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ब्रह्मगिरी, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु। नहीं, ब्रह्मगिरी अभी भी आंध्र प्रदेश। ये देखिए कावेरी है, कावेरी के आसपास में जो है आप किसको लेकर के चलेंगे, तमिलनाडु को लेकर के चलेंगे। ये जो हिस्सा कटेगा ये केरला में जाएगा। तो आदि चन्नलूर और पय्यमपल्ली, पय्यमपल्ली भी जो है आप समझ लीजिए कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर पड़ता है, जबकि आदि चन्नलूर जो है ये पूरी तरह से आपका तमिलनाडु में पड़ता है, लेकिन ये केरला वाले साइड में पड़ता है। सारी जगहें दिख गई आप लोगों को। यस सर। इसके पहले भी ये सारी जगह हम लोगों ने देखी थी, जी सर। भूल गई थी, कोई बात नहीं। अब आइए यहां पर, चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां पर कि बढ़िया किस्म के पत्थर मिल सकते हैं। अब ये देखिए चित्र, ये चित्र किसने बनाया, तो ये आपके पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों ने बनाया।
ये कहां पर है? भीमबेटका में। ये हमेशा याद रखिएगा, इस पूरा स्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहां उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये भीमबेटका की गुफाएं नर्मदा घाटी के लिए बनती हैं। और इनमें जो है देखिए तो कितना बढ़िया तरीके से, ये चित्रात्मक तरीके से देखिए, ये क्या है, ये बता सकते हैं ये क्या चीज है? खाल का कपड़ा है ना? प्रीति को पूंछ लग रही थी है प्रीति? सही से बताना, ठीक है। और ये शिकार कर रहा है। यहां पर ये हिरन है। हिरन की देखिए, हिरन क्यों है? क्योंकि ये सींग है। ये अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेच करके कुलाचे मारता हुआ चल रहा है। इसके पीठ पर एक दो धब्बे भी बनाए गए हैं। तो देखिए कितनी कुशल कारीगरी है भीमबेटका में। और इस तरह की चित्रकारी दुनिया में कई जगहों पर मिली है। इनमें से एक बहुत अच्छा उदाहरण ये भीमबेटका का है। अब देखिए यहां पर लोग रहते हैं, है ना? अब इसमें कहां पर लोग रहे होंगे? तो ये जो आपको जगह दिखाई दे रही है, ये जो स्पेस बनी हुई दिखाई दे रही है, ये इसके भीतर लोग रहते थे। ठीक है ना? कैसे कैसे लोग रहते थे। और देखिए यहां पर और जानवरों का पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल है, और अगर वो आ भी जाएं तो थोड़े ही श्रम से उनको पीछे हटने के लिए मजबूर किया जा सकता है। किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? जी सर। तो देखिए इतिहास को, अब इसीलिए मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी से बढ़िया कोई और चीज नहीं हो सकती है इतिहास बताने के लिए, इतिहास पढ़ाने के लिए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। अब सोचिए कि आप लोग अगर यही हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से पढ़ रहे होते या किसी कोचिंग के नोट्स से पढ़ रहे होते, तो क्या कभी आप लोगों को इतना बढ़िया जो है मिलता? क्या मिलता? क्या बताइए? नहीं मिलता। हाँ, तो ये इसके पीछे का बहुत बड़ा वजह है कि ऐसा नहीं मिलता। चलिए सर, हम अब पूरा स्थल, पूरा मतलब पुराना और स्थल का मतलब जगह, तो ऐसे जगह जहां पर कि पुराने जमाने की चीजें मिली हैं ये पूरा स्थल कहलाती हैं। और यहां पर ये जमीन के ऊपर मिलते हैं, कभी कभी ये मिट्टी वगैरह की तह में दब जाते हैं, कभी कभी वो हिस्सा समुद्र या नदी के तल में भी पाया जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि पहले लोग नदी के अंदर या समंदर के अंदर रहते थे। इसका मतलब ये है कि पहले वो हिस्सा जमीन पर रहा होगा, बाद में वह समंदर या नदी के अंदर गया होगा। अब इसी तरह से आग की खोज में आ जाइए, तो कुरनूल गुफा को ढूंढिए, तो कुरनूल कहाँ मिलेगा? पृष्ठ संख्या 13 पर जो है आप आइए। चलिए सीधे आप लोग को पृष्ठ संख्या 13 ले चलते हैं। ये कहते हैं कि कुरनूल खोजिए। यहां पर कुछ खोजने के लिए है भी? है जी? यहां तो कुछ नहीं है। नहीं है तो इन्होंने हमको यहां तक क्यों भेज दिया भाई? है सर वो मैप में। पेज नंबर 13 पे कहाँ है मैप? ये पेज नंबर सर 23 है। पीछे ओहो हाँ, ये 13 ये है जी सर, ये वाला है। अच्छा, ये इस चैप्टर का पेज नंबर 13 हो जाता है। ये बुक के पेज नंबर 13 पर बोल रहे हैं। मैं भी कहूँ कि कहाँ? तो ये कुरनूल की गुफाएं हम लोगों ने देखी थी। कुरनूल की गुफाएं किस युग की जो है चीज बताएगी? पूरा पाषाणी, पूरा स्थल। क्योंकि ये देखिए ट्रायंगल से किसको शो किया गया है? ये हमेशा कभी भी मैप देखिए तो आदत बना लीजिए
क्या आदत बना लीजिए कि आप उसके संकेतक जरूर पढ़ेंगे, ठीक है ना। सर उसमें कलर भी है, लग रहा है कि वो आरंभिक गांव भी है और पूरा पाषाणिक पूरा आरंभिक गांव भी है, नहीं, वो तो अलग है। चित्र जो है देखिए, ये संकेतक पहले पकड़िए। तो अगर ऐसा रहता ना तो वो यहीं पर दोनों बनाते, ठीक है। एक अच्छा 6 वालों के लिए ना, तो इतना कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब आग की खोज कहां पर हुई? कुरनूल गुफाओं में हुई। इसका मतलब कि जो है लोग आग जलाना सीख गए थे, यहां पर राख मिली है। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। अगर कभी कोई जानवर ऐसा अटैक कर दे कि आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, जैसे कि आप एकदम झाड़ी वाले टाइप वाले घर वर में रह रहे हों, कोई चीज फांद के आ जाए, कुछ ना अकल काम में आवे, आग जला दीजिए। जलते हुए आग के पास जानवर नहीं आएगा, ठीक है ना। आज हम आग का प्रयोग किस लिए करते हैं बताइए, किस लिए प्रयोग करते हैं आज आप लोग आग का काम? खाना बनाने। और किस लिए करते हैं आग का प्रयोग? और किस लिए करते हैं आप लोग? गांव में ठंड से बचने के लिए। शहरों में भी ठंड से बचने के लिए भैया अगिए जलाएंगे, पानी थोड़ी जो है सुलगा करके बैठेंगे। नो सर, वो हीटर और सब आगे से, इसलिए। तो उसमें भी तो आग ही होती है ना यार। जी सर। और किस लिए करते हैं? बीड़ी सुलगाने के लिए, दाह संस्कार के लिए, जी सर। बस्तियां जला देने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। जी सर। एक बहुत अच्छी सी गजल की लैंग्वेज है, आप लोग को मैं बताऊं कि चूल्हे नहीं जलाए या बस्ती ही जल गई है। चूल्हे नहीं जलाए या बस्ती ही जल गई है, कुछ रोज हो गया है कि उठता नहीं धुआं, आंखों में चुभता है पर बरसता नहीं धुआं, आंखों से आंसुओं के मरासिम पुराने हैं, मेहमा जो ये घर आए तो फिर चुभता नहीं धुआं। हमारे यहाँ धुएं का बहुत, और आजकल लोगों के दिलों में भी आग लगा दी जाती है। जैसे गौतम गंभीर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए देखिए क्रिकेट के ग्राउंड पे आग लगा रहे हैं, मतलब वो देश के अंदर ही बंटवारा करने के लिए तैयार हैं। गौतम गंभीर अफगानिस्तान के प्लेयर के लिए हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट रत्न से भिड़ गया ताकि उसकी रोजी रोटी चलती रहे। जी सर। अगर यही आज कांग्रेसी होता गौतम गंभीर तो पूरी बीजेपी उसको देशद्रोही घोषित कर चुकी होती। कर देती या नहीं कर देती? यस सर। नाम और तिथियां, तो अब यहां पर नाम और तिथियों को जो है हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि मेसोलिथ को मध्य पाषाण युग कहते हैं, पैलियोलिथिक को पाषाण काल कहते हैं, माइक्रोलिथ को लघु पाषाण कहते हैं। अब ऐसा कहते क्यों हैं? लघु पाषाण का मतलब होता है कि प्रायः छोटे पत्थर के औजार। तो जैसे जैसे समय गुजरता गया तो सबसे पहले बड़े बड़े पत्थर थे, फिर जो है उनके छोटे छोटे पत्थर आए और फिर उनके बहुत छोटे और नुकीले रूप आए। तो ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और लघु पाषाण काल, नवपाषाण काल कहा गया है। तो ये इस तरह से डिवीजन हुआ है। इस पर बहुत अधिक हम लोगों ने चर्चा क्लास में पहले कर रखी है, इसलिए और अधिक डिस्कशन में हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना। अब बदलती जलवायु का असर क्या पड़ा है? बदलती जलवायु का असर पड़ा है कि लगभग 12,000 साल पहले
दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए, गर्मी बढ़ने लगी, परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। जब घास वाले मैदान बढ़े तो इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खा करके जिंदा रह सकते हैं। जब ये आएंगे तो इनके पीछे जानवरों का शिकार करने वाले भी आएंगे, यानी कि शेर वगैरह भी आए होंगे, और तब ऐसे लोग भी आए होंगे कि जब इंसान ने इनको बहुत गौर से देखा होगा तो इंसान को इनके खाने पीने की आदत और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल हो गई। प्रकृति में ज्यादातर जो प्राणी हैं उनके सेक्स का समय निर्धारित होता है कि नहीं होता है? एक ठो इंसान है 24 गुणा 7 12 मासा सिर्फ एक चीज पे फोकस किया है, काहे पर? सेक्स पर। कबहू दे दीजिए उसकी छुट्टा घूम रहा है, नहीं हो रहा है तो मोबाइल पर देख रहा है, विधानसभा में और संसद में बैठ करके जो है देख रहा है। और मुझे ये हमेशा लगता है कि किसी चीज को जितना आप प्रतिबंधित करेंगे, जितना उस पर रोक लगाएंगे, वह उतना ही ज्यादा भड़कती है। हालांकि इंसान के अलावा जो पैटर्न मैंने देखा है बंदरों में, और खासतौर से जो छुटके वाले बंदर नहीं होते हैं, उनका मैंने देखा कि वो भी जो है ससुरे कभी भी कहीं पर भी शुरू हो जाते हैं। अयोध्या में रह करके मैंने एक ही ज्ञान प्राप्ति किया है। तब लोग इन जानवरों को पकड़ करके अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। एक जानकारी मैं आप लोग को और दूं, मैं बहुत छोटा सा था तो गाय पाली हुई थी हमारे यहाँ। तो गाय ने जब दूध देना बंद कर दिया, उसका लोगों ने पैटर्न देखा होगा कि अब ये गाय जो है प्रजनन के लिए तैयार है, तो उसे ले गए डॉक्टर के पास, जो पशु डॉक्टर होते हैं, और उन्होंने एक इंजेक्शन उसको लगा दिया, कहा कि अब ये प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो लोग बहुत खुशी आ रहे थे। तो जब सारे बुजुर्ग बैठे हुए थे शाम को, तो इसी चीज़ पर लोग अपना आपस में चर्चा कर रहे होंगे, तो मैंने पूछ लिया। हमने कहा एक बात बताइए, उस गाय का सुख जो है वह तो सांड के साथ रहा होगा ना, प्राकृतिक रूप से ऐसे ही तो बनाया है ना। तो फिर आप लोगों ने जो है उस गाय का प्राकृतिक सुख क्यों छीना अपने लाभ के लिए, और तब ऐसी दशा में आप उसको गौ माता क्यों कहते हैं? ये तो अत्याचार है ना गाय के साथ, प्राकृतिक अत्याचार है। लोगों ने कहा है बड़ा अश्लील लड़का, बड़ा बदतमीज लड़का है। मैं आज तक इस बात को नहीं समझ पाया कि इसमें मैंने अश्लीलता या बदतमीजी वाली बात क्या कही, और अगर इस बात में अश्लीलता या बदतमीजी थी तो गाय को, कुत्ते को, सबको जो है पूरा कपड़ा पहना करके जो है घुमाना चाहिए। भाई तो प्रकृति का अंश है। जैसे हम लोगों ने अपनी प्रकृति बना ली कि हम लोग कपड़ों के साथ रहते हैं, अब हम बिना कपड़ों के रहें तब जो है गड़बड़ है, और गाय को हम कपड़ा पहना दे तब गड़बड़ है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं छोटपन से ही बहुत खुरापाती किस्म का आदमी रहा हूं। मैं सवाल पूछना पसंद करता था, और लोगों को मेरे सवाल से बड़ी दिक्कत होती थी। हाँ, पर इतना सौभाग्यशाली जरूर रहा हूं कि ऐसे पिता का पुत्र रहा हूं जिसके पास मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर मौजूद था, और उन्होंने कभी भी मुझको प्रश्न पूछने से नहीं रोका, पूछने दिया। और शायद यही वजह है कि आज मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर सीखना चाहते हैं तो पूछना शुरू करिए। अगर आप पूछेंगे नहीं तो आप सीखेंगे नहीं। अब यहां पर क्या हुआ कि बदलती जलवायु ने लोगों के लिए जो अवसर दिए, आज भी जलवायु बदल रही है। और मैं यहां पर आप लोगों को राजनीतिक तौर पर मुझे मत लीजिएगा, लेकिन मैं आपको एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक योगी की ताकत के बारे में आज बताना चाहता हूं। कभी आपने सोचा था कि मई के महीने में कंबल ओढ़ करके सोना पड़ेगा, वो भी दिल्ली में, लखनऊ में?
नहीं सोचा था। परंतु पिछले साल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि मैं सबकी गर्मी निकाल दूंगा, मई जून में भी यूपी को मैं शिमला बना दूंगा। सर बन बन गया। गया। भगवान तक सुनते हैं योगी की ताकत, सन्यासी की ताकत। इस बात पर तो बीजेपी वालों को जो है मुझे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब वैसे भी आजकल जी टीचिंग सर। सब्सक्राइब के लिए ही चल रही है। खेती और पशुपालन की शुरुआत, जब बड़े बड़े घास के मैदान बने होंगे तो अब इंसान घास तो खाएगा नहीं, लेकिन उसने ये देखा कि अनाज जो है वो उनके अंदर उपजाऊ क्षमता भी बहुत ज्यादा है। तो मैं 1 मिनट में थोड़ा ब्रेक लूंगा, फिर मैं आपको से कनेक्ट कर रहा हूं। अब साहब खेती और पशुपालन की बात आ गई, तो उन लोगों ने क्या किया कि अनाज उपजाना, उसको पैटर्न को देखा। पहले ये कैसे होता है समझिएगा। प्रकृति जब सिखाती है तो प्रकृति एक पैटर्न पर निर्धारित है, वह पैटर्न समझाती है। अगर आज मौसम बिगड़ रहा है तो उसके पीछे की बहुत बड़ी वजह यह पैटर्न ही है। उसको समझिए पैटर्न पर कि आपने जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया तो प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया जरूर होगी, और आज वो प्रतिक्रिया देख रहे हैं। तो पैटर्न सिखाती है। तो इंसान ने सीखा कैसे? पैटर्न से। पैटर्न से कैसे सीख सकते हैं? ऑब्जर्वेशन से। यानी कि आप देखेंगे कि वही लोग अपनी जिंदगी में सफल होते हैं जिनके ऑब्जर्वेशन बड़े मजबूत हुआ करते हैं। आप किसी भी फील्ड में, जैसे मान लीजिए कि घर में खाना बनाने वाली महिला या पुरुष, तो खाना कौन अच्छा बनाएगा? जो उसके पैटर्न को समझेगा, है ना। वरना मुझे जैसे आदमी को खाना बनाने के लिए कह दीजिए तो खाने में सर्फ की मात्रा कितनी होगी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। मैं अंदाजन डाल दूंगा कि खाने में कितना सर्फ डालना है। पर वहीं पर प्रीति को खाना बनाने के लिए कह दिया जाए तो प्रीति कहेंगे कि सर खाने में सर्फ मत डालिएगा, आप नमक डालिएगा। है ना? सही कर रहा हूं ना प्रीति? जी सर। तो ये चीज कहां से आई? ये ऑब्जर्वेशन से आई। मुझे किसी भी चीज को पढ़ाने के लिए दे दीजिए, मैं छोटी सी छोटी चीज पर मैं वार करता रहूंगा। मुझे लगता है कि जब तक एक एक शब्द तोड़ करके पिला न दो तब तक आगे मत बढ़ो। थोड़ा 4 महीना के डिले से समझ में आएगा, लेकिन समझ में आना चाहिए। यही कक्षा 6 की एनसीईआरटी इतिहास की 2-4 मर्तबा तो आप सबने पढ़ रखी होगी, पर आज मुझको पढ़ाने, अच्छा आपने पढ़ा होगा तो 2 घंटा आपको लगेगा पूरी कक्षा 6 की एनसीईआरटी खत्म कर दीजिए। मुझे 2 घंटा लग जाता है 2 चैप्टर खत्म करने में। रीजन क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप उसको तोड़ूंगा।
इसी तरह से क्रिकेट में कौन ज्यादा सफल होगा, तो क्रिकेट में ऑब्जर्वेशन जिसका तगड़ा होगा, तो ऑब्जर्वेशन पैटर्न का ऑब्जर्वेशन। यूपीएससी में कौन सफल होगा, तो यूपीएससी में जो यूपीएससी का पैटर्न समझेगा और इसके लिए उसका ऑब्जर्वेशन तगड़ा होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन कैसे होगा, तो ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस में की गई गलतियों से होगा। आज 500 शब्द लिखने में आप लोगों को 1 घंटे का समय लगा। क्यों? ये कमजोर था। आप कहेंगे कि सर हमें नहीं पता था। अरे जिन चीजों के बारे में बात कर रहे हो रोजमर्रा की चीज थी, ऑब्जर्वेशन कमजोर था। लिख क्यों नहीं पाए? क्योंकि आप यूपीएससी के पैटर्न को फोकस नहीं करते हैं। तो फोकस करिए। प्रैक्टिस भी सर नहीं थी। वो तो बोला प्रैक्टिस भी नहीं है, तो मैं इसीलिए डेली प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसी तरह से लोग अपने घर के आसपास रहने वाले जानवरों को पालतू बनाएं, और सबसे पहले जिसको पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। आज कुत्ता बदला ले रहा है। रोज अखबार उठा करके पढ़िए, कहीं ना कहीं कुत्तों ने जो है इंसानों का जो है कत्ल किए पड़े हैं। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घर के नजदीक रखने आने के लिए उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और धीरे धीरे ये पशुपालक बन गए। तो इंसान ने सबसे पहले कुत्ते को क्यों जो है बनाया? क्योंकि कुत्ता चीजों की जो है परख बहुत तेजी से कर लेता है और इंसान के साथ वो बहुत मिल जाता है। लोग आमतौर पर उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी। आज लोग उनके चयन करते हैं जिनका कि बीमार होने की संभावना ज्यादा होती है। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे बहुत सारे अनाज हुए होंगे जो समय के साथ विलुप्त हो गए होंगे। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे, वरना पता चला कि आप ही को जो है शाम के डिनर में चट कर गए। अब ये कह रहे हैं कि इनमें से बताइए कि ये जो 2 दांत हैं कौन सा पालतू सूअर का है और कौन से जंगली सूअर का है। बता सकते हैं आप? सर बड़ा वाला जो है वो जंगली। क्यों ऐसा? छोटा वाला पालतू। ऐसा क्यों? सर जंगली जानवर जो होते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं, पालतू। तो ऐसे दांत से कैसे अंतर पड़ जाएगा? जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। देखिए उसके लिए कोई क्या जिम्मेदार है सर जंगल की? जैसे कोई अगर मांसाहारी जीव है तो अब जंगल में गाय भी होता तो बेटा उसके दांत तो बड़े हो नहीं जाएंगे। हिरन के दांत बड़े हो जाएंगे क्या? नहीं, आप गांव की गाय और जंगल की गाय देख लीजिए, दांत एक ही बराबर होंगे। देखिए अंतर क्या था। हम उन्हीं जानवरों को पालतू बनाएंगे जो कि ज्यादातर शाकाहार पर डिपेंड करें या हमारे दिए हुए चारे को खाएंगे, जिनके किनारे के दांत, ये समझिएगा, ये जो दांत यहां क्या है ना, ये जो नुकीले दांत होते हैं ये किस लिए बने होते हैं? ये चीरने के लिए बने हैं, मांस। ये इसलिए आपके सामान्य दांतों के मुकाबले इनकी लंबाई बढ़ जाती है, बढ़ जाती है ना। और
जो चौबड़े होते हैं एकदम किनारे के, वे शाकाहारियों के होते हैं क्योंकि वो चबाने के लिए होते हैं। इसलिए गाय के दांत आप देखिए शुरू से अंत तक एक लिमिट में होते हैं। हाँ, जबड़ों की मजबूती उनकी ज्यादा होती है क्योंकि वो कच्चा अनाज चबा जाते हैं, हम पका करके खाते हैं। ठीक है, इसलिए इंसान को प्रकृति ने कैसा बनाया है। अब देखिए शेर वगैरह के अगर देखिएगा आप, तो उसके ये बीच वाले जो नुकीले दांत हैं वो होते हैं, लेकिन शेर के ये जो चौघट होता है ना, वो नहीं होता है। क्योंकि उसे चबाना नहीं है, वो चीरेगा निगल जाएगा, चीरेगा निगलेगा, तो बैठ कर चबाएगा नहीं, जुबाली नहीं करता है। तो इंसान को प्रकृति ने मांसाहार और शाकाहार दोनों के लिए बनाया। अब आ गया ससुरा धर्म, तो कोई कहेगा नहीं मांस खाओ एकदम बढ़िया रहोगे, एकदम अमीनो एसिड वेसिड सब मिलेगा, प्रोटीन वगैरह बढ़िया। नहीं, हमको शाकाहार के लिए बनाया है। अरे नहीं, हमारा धर्म कहता है कि मांसाहार मत करना, लहसुन प्याज ने खाना, लपड़। अरे प्रकृति ने बनाया है। अब मेरी पसंद हो सकती कि मैं क्या खाना चाहूं और क्या ना खाना चाहूं, उसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। खाने का धर्म से क्या लेना देना। भगवान रजिस्टर लेकर के बैठे हैं रोज चेक करने के लिए कि क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो। नहीं, यहां के भगवान आपके कुकृत्यों का भी जो है रजिस्टर नहीं मेंटेन करते हैं। उन्होंने सिस्टम बना रखा है, कर भला ओ भला। अब लोग कहते हैं कि अरे आप अगर मांस मछली खाइएगा, जैसा अन्न वैसा मन। फिर एक बजा के दिए, तिब्बत में रहने वाला बौद्ध भिक्षु जो अतिशय शांत होता है वो भी मांस खाएगा। जो बहुत शाकाहारी लोग हैं या बाबा लोग बन करके बैठे हैं, कम जो है धूर्त, कम मक्कार होते हैं। शाकाहारी लोग कातिल नहीं होते हैं। सब क्या आप खाते हैं इससे आपके स्वभाव का कोई भी लेना देना नहीं है। ये आपको सोशल मीडिया ठूंस देती है। एक ही बात को बार बार बचपन से बोल बोल करके आपके दिमाग में ठूंस दिया गया है। Your eating habit has nothing to do with your nature. बहुत शाकाहारी लोग बहुत आक्रामक हुए हैं। अब बहुत मांसाहारी लोग, पूरा वेस्ट बंगाल बिना मछली के तो काम ही नहीं चलेगा। और कितने शानदार शानदार लोग हुए हैं। तो दोनों ही तरह, ठीक बात है ना। तो बसने की ये जो प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही और करीबन 12,000 साल पहले हुई। वास्तव में हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। ये पूछे गया प्रश्न है, ये उठा लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। यस सर। अब जानवरों के बाद ये क्या है, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार हैं। कैसे? जानवरों से सबसे पहले दूध पीजिए और उसके बाद प्रोटीन के लिए उनका मांस भी खा लीजिए। तो दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका भी है। तो गाय आपकी माता धर्म भरे ही कहता हो, परंतु इंसान है कि गाय आपके लिए भोजन का भंडार है। ठीक है।
अब स्थायी जीवन की ओर, ये हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, मैं इसको जो है छोड़ देता हूं, ठीक है। ये जो बुर्ज होम वगैरह के बारे में है, नवपाषाण युग के कुछ उपकरण हम लोगों ने पिछली क्लास में भी देखा था। इस पात्र को भी हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि ये कैसे बना हुआ, तो मैं इस पर और अधिक समय नहीं करूंगा। ये मेहरगढ़ में एक घर है। मेहरगढ़ कहां पड़ता है? पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में है, ठीक है। ये कहां पर है? ईरान जाने वाला जो रास्ता है उसमें बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। और मेहरगढ़ में ही इंसान ने सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू किया। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। मेहरगढ़ में जो है चौकोर तथा आयताकार घरों के भी अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे होते थे, यानी कि 4 BHK होते थे। हेमंत बाबू, जी सर। इसके इंटीरियर डिजाइनिंग पर कुछ आप बताएंगे? लगभग आज जैसे 4 BHK हैं, बस ये है कि बीच में इन्होंने हॉल की स्पेस नहीं दी है। आज की तारीख में रहता तो एक इधर से कटता है, 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 और बीच में एक हॉल निकाल दिया जाता है। जी सर। होता ना, नहीं तो कम से कम यहां पर तो दिया ही जाता। ये इतना दूर हॉल एंड ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम तो बेटा ये इसको भी बना सकते हैं ना आप, या इसको जिधर से आपने गेट दिया बना सकते हैं। इस मकान को देख के लग रहा है कि एंट्री इधर से थी। जी सर। ठीक है। मृत्यु के बाद क्या लोग करते थे, यानी कि आज जैसे मकान बनाए जाते हैं लगभग उसी पैटर्न पर जो है मेहरगढ़ में भी आज से 12,000 साल पहले भी मकान बनाए गए थे। मृत्यु के बाद लोग ये मानते थे कि जीवन होता है आज की तारीख में, इसलिए कब्रों में मृतक के साथ कुछ सामान रख देते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। तो बकरियां कहीं दफना दी गई थी, यह मान करके चला गया था कि आगे चल करके जो है पका के खा जाएंगे। ठीक है। इसमें से कौन बकरी है, कौन आदमी है, बता सकते हैं आप? ऊपर की तरफ जो फोटो है सर बकरी का। ये नीचे जो ऐसे टांग बनी हुई है वो बकरी नहीं है। 4 ये जो मेरुदंड है वो ज्यादा बड़ा होना किसकी संभावना है? पर ये जो मुंह का आकार है वो ये बकरी का होगा, है ना। ये इंसान का मुंह लग रहा है। इसी तरह से फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी तो करीबन 10,000 साल पहले बनाए गए। 20,000 से लेकर के 10,000 साल पहले फ्रांस में जो ये जगह बनाई गई थी, इसकी भी खोज जो है कभी आप लोग पढ़ेंगे तो ये स्कूली छात्र जो है अचानक से खेलते कूदते पहुंच गए थे और इस जगह को जब उन्होंने देखा था तो आकर के अपने टीचर को बताया था और उसके बाद जो है इसकी खोज हुई थी। हमारे यहाँ तो टीचर पहले इसी बात पे कूट देंगे कि तुम ससुरे गए कहाँ थे, है ना। अब मम्मी जो है तुरंत झाड़ फूक करवाएंगे कि कोनो जो है परे तो रे तो न लग गया हो। हमारे यहाँ तो खोज ऐसे नहीं हो पाती हैं। हमारे यहाँ जाते सब लड़के सब तो लिख करके चले आते कुछ ऐसे, है ना, ऐसे तीर वीर निकाल के। पता चलता कि समझ में नहीं आता कि किस जमाने में हो गया था। पर इसमें आप कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितना तगड़ा किया गया है। जो आपने कहाँ का देखा था चित्र हम लोगों ने, भीमबेटका का, उसके मुकाबले अगर इस चित्र को देखिए तो यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन जो है ज्यादा बढ़िया बनाया गया था। और इन्हें जो है या तो किसी उत्सव पर बनाया गया होगा या फिर शिकार करने के लिए निकलने से पहले लोगों ने बनाया होगा। तो ये काफी खूबसूरत सी जगह है। तुर्की में भी जो है वहां पर नवपाषाण युग के प्राचीन स्थलों में चाताल युग का पता चला है। और यहां पर जो है कई जगहों से सामान लाया गया था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियां और भूमध्य सागर की सीपियां।
तो ये सामान आए कैसे रहे होंगे? तो जहां तक नाव चली होगी, नाव वगैरह, हालांकि तब नाव का भी संभावना नहीं थी, तो ज्यादातर लोग जो है जानवर वानवर की पीठ पर लाद करके ले आए होंगे। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है, मैंने पिछले भी जो है चैप्टर में आप लोगों को सवाल लिखने के लिए कहा था, इस चैप्टर से भी कह रहा हूँ, तो आप लोग लिखिए और कल फिर जो है इसी समय पर आप लोगों से मुलाकात होगी हिस्ट्री की क्लास के लिए, और सुबह 8:30 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी फिलॉसफी की क्लास के लिए। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें।